हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वॉल्ट बाय संदीप। इस चैनल पर हम यूपी पीएससी और यूपीएससी की तैयारी से जुड़े हुए जीएस सब्जेक्ट्स का एक रिपोजिटरी, एक डेटाबेस तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारी पहली क्लास है पॉलिटी पीवाईक्यूज की, और आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहने का अर्थ हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के बीच में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कौन कौन से कानून बनाए गए और इन कानूनों के माध्यम से क्या क्या ऐसे बदलाव किए गए जिससे फाइनली हमारे संविधान के फ्रेमिंग में या हमारे संविधान के निर्माण में मदद मिली, और कौन कौन से प्रोविजंस धीरे धीरे डेवलप हुए जो फाइनली हमारे संविधान का पार्ट बने। तो उनसे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम लोग। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है आपका, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, या ऑफ 1773। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि ले मास्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। आपके ऑप्शंस हैं ना, ऑप्शंस देख सकते हैं इस पे। तो क्या सही होगा इसमें, जैसे कि आप सभी ने पढ़ रखा होगा या हम लोग थियरी क्लासेस में इसको कवर करेंगे, आपको वीडियोस जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, इसकी स्थापना जो है, इसका एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से हुआ था, ये हम जानते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनी थी, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का कंपोजिशन ये एक्चुअल में स्थापित कब हुई थी, तो 1774 में इस्टेब्लिश हुई थी। और इसका कंपोजिशन क्या था, तो इसका कंपोजिशन ये था कि इसमें एक चीफ जस्टिस होना था, यानी कि वन चीफ जस्टिस, और साथ में तीन अदर जजेस होने थे, या पिसीन जजेस जिनको हम कहते हैं, या पुसीन जजेस कहते हैं, इनकी है ना संख्या होनी थी। ठीक है। तो पहले जो चीफ जस्टिस थे, ये जस्टिस एलिजा इम्पे थे, एलिजा इम्पे थे, सर एलिजा इम्पे। और तीन अदर जजेस जो इस समय इस सुप्रीम कोर्ट में शामिल किए गए थे, उसमें ले मास्टर थे, ले मास्टर थे। एक और जज थे जिनका नाम था जॉन हाइड, और एक और जज थे जिनका नाम था रॉबर्ट चेम्बर्स, रॉबर्ट चेम्बर्स। तो एक्चुअल में लेमेस्टर जो हैं ये चीफ जस्टिस नहीं थे, बल्कि एक अदर जजेस में शामिल थे। और चीफ जस्टिस कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो ये होगा कि पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि ओनली वन इज करेक्ट एंड अदर, है ना, द सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझना है आपको कि दो और जजेस की हम बात कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम थे। एक नाम था सर विलियम जोन्स का, और एक नाम आता है विलियम विलियम डंकिन का। ये लोग भी जो है आगे चल के कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं ना। तो विलियम जोन्स का नाम हम जानते हैं। विलियम जोन्स जो है किस लिए फेमस हैं, तो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, और कब की थी, तो 1784 में ना। गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। 1784 में इन्होंने सॉरी स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। तो ये सारे फैक्ट्स हैं ना, ये सब आपको रिवाइज करते रहना है। अच्छा, उसका ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, इसमें और क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके माध्यम से पहली बार जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया गया। ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहली बार बना, और इसी में जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहने का मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने थे वो गवर्नर जनरल अकेले नहीं लेता, बल्कि उसके साथ चार और मेंबर्स जोड़ दिए गए। और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है मेजॉरिटी वोट से सारे फैसले लेना तय किया गया था इसका, कि कैसे होगा, तो मेजॉरिटी, है ना, वोटिंग के माध्यम से होंगे सारे फैसले, और मेजॉरिटी रूल चलेगा। और जो गवर्नर जनरल था उसके पास जो है फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग राइट्स नहीं थे। फर्स्ट इंस्टेंस कहने का मतलब कि नॉर्मली वो वोट नहीं कर सकता था, लेकिन इन केस ऑफ अ टाई और अ ड्रॉ, अगर ड्रॉ हो जाता, है ना, तो गवर्नर जनरल जो है वोटिंग कर सकता था। और ऐसे वोटिंग को हम क्या कहते हैं, तो कास्टिंग वोट कहते हैं। तो गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट था, हिंदी में इसको हम निर्णायक मत कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
कास्टिंग वोट था, लेकिन अदरवाइज़ जो डिसीजंस होने थे वो कैसे होने थे, तो मेजॉरिटी वोटिंग के माध्यम से होने थे। और एक्चुअल में इस वजह से होगा क्या कि गवर्नर जनरल की पावर्स जो है रिलेटिवली वीक हुई, कमज़ोर हुई स्थिति, क्योंकि अपनी काउंसिल मेंबर्स की के वोट अगर मतलब अपने पक्ष में है ना, जब तक वो उसके फ़ेवर में नहीं होंगे, गवर्नर जनरल जो है कोई फ़ैसला नहीं कर सकता था। आगे चल के इस स्थिति में बदलाव किया गया। 1786 में आपको याद होगा कि जब कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना के भेजा गया, तो एक अमेंडिंग एक्ट 1786 में जारी किया गया और इसके माध्यम से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको वीटो पावर्स दे दिया गया। वीटो पावर्स कहने का मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है अपनी काउंसिल के फैसलों को पलट सकता था या उसको मानने से इनकार कर सकता था ना, रद्द कर सकता था। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। और 4 लिस्ट 1 में दिए गए हैं आपको। पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि बीओसी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। तीसरा है परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। और चौथा है अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल्स काउंसिल। अब इसको हमें मिलाना है, तो 5-6 सेकंड 10 सेकंड का समय ले सकते हैं, इस पे सोच सकते हैं क्या आंसर होगा इसका। आसान सवाल है और ये इनफैक्ट मेरे ख्याल से सीएसई का पुराना क्वेश्चन है ऑलरेडी। सीएसई मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी ने पूछ रखा है इसको। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये 1784 में किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। आपको याद होना चाहिए कि पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से 2 बोर्ड बना दिए गए थे, जिसको हम ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं, कि कंपनी का जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन था वो 2 बोर्ड्स के माध्यम से होना था। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया और दूसरा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि पॉलिटिकल मैटर्स जो हैं इसके द्वारा देखना था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये कॉमर्शियल मैटर्स इनको देखना तय किया गया कि ये देखेंगे इसको। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स होते थे और ये सारे 6 मेंबर्स ब्रिटिश क्राउन द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट ये सही हो गया आपका। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता ये अभी हम लोगों ने देखा 1773 में हुआ था। तीसरा है परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, तो ये 1813 में हुआ। चार्टर एक्ट 1813 में हुआ। और अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल्स काउंसिल ये ध्यान रखना है कि ये कब हुआ, तो 1833 में हुआ, जब लॉर्ड मैकाले है ना, ये 1+3+1 वाला सिस्टम एक लॉ मेंबर और जोड़ दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा और रिवाइज करिएगा। एक लॉ मेंबर, और पहला लॉ मेंबर कौन था, तो लॉर्ड टीबी मैकाले को बनाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट टाइप का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। ऑफ नहीं कहेंगे, यहाँ पे इन भी किया जा सकता है, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। और 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, दूसरा है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा है ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ये क्या है? अच्छा, अब एक बार इस पे थोड़ा सा सोच लीजिए क्या आंसर होना चाहिए। देखिए, इसको ऐसे समझना है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में पहली बार ये डिसाइड किया गया कि जो भारत सरकार है या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ना, उसकी जो सरकार है वो 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपीज़ पर ईयर इंडियंस की एजुकेशन पे खर्च करेगी, इंडियंस के एजुकेशन पे खर्च करेगी। तो ये तय किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और हर साल 1 लाख रुपए जो है अलग कर लिए जाते थे ताकि इंडियंस के एजुकेशन पे खर्च किया जा सके। लेकिन कैसे खर्च करना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, अंग्रेज़ी में पढ़ाएंगे, हिंदी में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे, करिकुलम क्या होगा, ये सारी चीज़ें तय नहीं हुई। तो लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल था हमारा। इसका टाइम पीरियड है 1823 से लेके 28 के बीच में। इसी के समय में एंग्लो बर्मा वॉर भी हुआ था 1824 से 26 के बीच में, ये ध्यान रखेगा। लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में, और इस कमेटी में टोटल 10 मेंबर्स थे, 10 सदस्य थे। आगे चल के जब हम देखते हैं कि विलियम बेंटिंक का समय आता है, यानी विलियम बेंटिंक जो है अगला गवर्नर जनरल हुआ,
है ना? और ये जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बना। इसका टेन्योर या टर्म क्या है, तो 1828 से लेके 1835 के बीच में ये गवर्नर जनरल रहा। विलियम बेंटिंक के समय में ये जो जनरल कमिटी थी पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की 1823 वाली, इसमें एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई, एक कंट्रोवर्सी अराइज़ हुई कि करिकुलम इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, या क्या कहते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन दिया जाए या वेस्टर्न एजुकेशन दिया जाए, इसको लेके। और इसको ये जो कमिटी थी ये 2 भागों में बँट गई। एक थी जिनको हम एंजेलिसिस्ट कहते हैं, और एक ग्रुप था जिसको ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। अब एंजेलिसिस्ट जो हैं, ये वो थे जो एंजेलिकल यानी कि एंग्लोन या इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन या इंग्लिश में एजुकेशन के फ़ेवर में थे। जिसमें जैसे कि 2 प्रमुख आदमी मिलते हैं हमको, एक जो है ट्रेवलियान है और एक है मैकाले, लॉर्ड टीबी मैकाले, ये हैं। और ओरिएंटलिस्ट्स में आएँगे तो जैसे एच.टी. प्रिंसेप मिलते हैं हमको। ये जो हैं ओरिएंटलिस्ट थे, ये मानते थे कि ट्रेडिशनल करिकुलम ही पढ़ाया जाए और लोकल लैंग्वेजेज़ में, मदर टंग में पढ़ाया जाए और मास एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। एक और व्यक्ति थे, नाम था एच.एच. विल्सन। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इधर एंजेलिसिस्ट के साइड अगर देखेंगे ना, तो राम मोहन रॉय ने भी जो है एंजेलिसिस्ट को ही सपोर्ट किया था। ये मानते थे कि इंग्लिश एजुकेशन जो है ज़्यादा बेटर है ट्रेडिशनल एजुकेशन देने की बजाय। तो इस कंट्रोवर्सी को हम क्या कहते हैं? ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट कंट्रोवर्सी कहते हैं। फाइनली ये कंट्रोवर्सी रिज़ॉल्व कैसे हुई? तो जब मैकाले का माइन्यूट लिखा गया और मैकाले ने एक संक्षिप्ति लिखी, उसमें जो है उसने एम्स बताए कि इंग्लिश एजुकेशन के एम्स क्या हैं, और ये भी इंडियन टोटल इंडियन एजुकेट जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको कंपेयर किया कि ये सारा ट्रेडिशनल ज्ञान जो है हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड के लाइब्रेरी में रखे हुए एक शेल्फ में जो किताबें हैं, उसके बराबर भी नहीं है। तो एंजेलिसिस्ट था, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने का पक्षधर था। फाइनली 1835 में इसको हम कहते हैं इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है पारित हुआ, और उसके बाद ये तय किया गया कि मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन मीडियम इंग्लिश होगा, करिकुलम वेस्टर्न होगा, मीडियम इंग्लिश होगा, करिकुलम कैसा होगा? तो वेस्टर्न होगा। और किसको दी जाएगी? मासेस। तो इसकी रीच जो है, इस एजुकेशन की रीच क्या है? तो अपर क्लासेस या अपर स्ट्रेटा कह सकते हैं कि लिमिटेड होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि लिमिटेड रीच होगी। और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी पे है ना काम किया गया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी पे कि धीरे 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 ऊपर के लोगों को जो है टॉप टियर पे अगर हम शिक्षित करेंगे तो उसका असर जो है नीचे के लेवल्स पे भी जाना शुरू हो जाएगा। तो इस थियरी पे काम किया इन्होंने। तो सवाल ये था हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, है ना? इस सवाल को अगर हम देखेंगे तो इससे हम क्या समझते हैं, क्या आंसर होगा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1823। तो ये तो सही है, आया। इसी के तहत 1 लाख रुपए है ना पर ईयर देने की बात की गई। और जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये भी स्थापित हुई थी। और इंग्लिश एजुकेशन, तो ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिस्ट कंट्रोवर्सी हुई और फाइनली वो एक्ट पारित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं कि बाई विच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड abolished the monopoly of the East India Company's trade in India except tea and ट्रेड विद चाइना, है ना, चाइनीज ट्रेड। तो ये तो आसान सवाल है, आप जानते हैं कि 1833 में जो है ट्रेड विद चाइना, ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, इन दोनों चीज़ों को छोड़ के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी भारतीय व्यापार पे या इंडियन ट्रेड पे, उसको समाप्त कर दिया गया। और 1833 में ये दोनों भी एबॉलिश कर दिए गए और कंपनी जो है पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल बॉडी बन गई। इसके कॉमर्शियल रोल्स जो हैं पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए। कंपनी बिकेम अ पॉलिटिकल बॉडी एंड इट्स कॉमर्शियल रोल्स वेर एबॉलिश्ड। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये जो एक्सेप्शन करके मोनोपोली पहली बार ख़त्म कब की गई? तो 1813 में। और ये भी जो है 1833 में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये आंसर क्या होगा अपना, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यहाँ मैंने इसको 1813 कर लेंगे कि 1813 में ये दोनों समाप्त कर दिए गए थे।
और कंपनी की पॉलिटिकल बॉडी के तौर पे स्थापना, या कह लें कि 1833 के एक्ट के माध्यम से जो है पूरी तरीके से इसके कमर्शियल रोल्स को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फिर से चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पे ये सवाल है कि इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, अभी देखा हम लोगों ने। दूसरा है कि इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि इसमें कहा गया कि कंपनी के जो भी ब्रिटिश पोजेशंस हैं या कंपनी के अधीन जो भी इंडियन टेरिटरी है वो एक्चुअल में ब्रिटिश क्राउन की है, और कंपनी जो है इज़ वर्किंग एज ए ट्रस्टी। कंपनी जो है उसके ट्रस्टीशिप के तौर पे काम कर रही है, ट्रस्टी के तौर पे काम कर रही है। और तीसरा था कि द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वेर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये तीसरा स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है, कि एक्चुअल में रेवेन्यू एज वेल एज जो रेवेन्यू एज वेल एज पॉलिटिकल जो राइट्स हैं, है ना, वो कंपनी के इस एक्ट के माध्यम से 20 साल के लिए बढ़ा दिए गए। इसी को तो हम चार्टर का रिन्यूअल कहते हैं। 20 साल के लिए फर्दर बढ़ा दिया गया, तो रेवेन्यू पे अधिकार कंपनी का बना रहा है ना, वो ब्रिटिश क्राउन को नहीं गया। ये कब जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट कब कंट्रोल करने लगेगी, तो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से, जब कंपनी का रूल इंडिया में समाप्त कर दिया जाएगा और कंपनी के बजाय ब्रिटिश क्राउन का रूल जो है इंडिया में शुरू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखेगा, समझिएगा। आंसर क्या होगा, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंपनी एंड देयर कंट्री। पहली बार किस एक्ट के माध्यम से इंडियंस को अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सोच के बताओ। अच्छा, आंसर क्या होगा, हम जानते हैं कि 1853 में पहली बार एक ओपन कंपटीशन की व्यवस्था दी गई। पहली बार एक ओपन कंपटीशन का सिस्टम लागू किया गया इंडिया में। बट एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ऐसा पहली बार, ये कोशिश जो है पहली बार कब की गई थी, तो 1833 में की गई थी, है ना। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राइड, है ना, दे ट्राइड टू एस्टेब्लिश एन ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम। और पहली बार जो है इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात की थी, कि रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कलर, इन सब चीज़ों के आधार पे भारतीयों के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा। किस मामले में, तो सर्विसेज में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कोई भेदभाव नहीं होगा। और ये कोशिश की गई कि एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम जो है लागू किया जाए, लेकिन 1833 की इस कोशिश को, कॉम्पिटिटिव सिस्टम लागू करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। विरोध हुआ, अंग्रेज़ों के मध्य विरोध हुआ। लेकिन ये चीज़ तो फिर भी 1833 का पार्ट था कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, प्लेस, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड कलर, है ना। तो ये चार्टर एक्ट 1833 का पार्ट था, ये ध्यान रखेंगे, जब उसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद आएगा कि चार्टर एक्ट 1833 में पहली बार ये कहा गया कि इंडियंस को देश के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने पे रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट या कलर के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के आधार पे एक सवाल है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये तय करना है कि पहला, दूसरा, तीसरा कितने सही हैं, कौन से सही हैं। पहला कह रहे हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट टोटल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बिकेम 7। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा कह रहे हैं कि फॉर लेजिस्लेटिव वर्क मेंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स कुड बी, नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स कुड बी मिनिमम ऑफ 6 एंड मैक्सिमम ऑफ 12। और तीसरा कह रहे हैं कि नो डिफरेंशिएशन वाज मेड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स। चलिए इसको एनालाइज करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट टोटल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल बिकेम 7। तो ये गलत है सेंटेंस। कैसे गलत है, तो ध्यान रखना है कि 1861 में जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके मेंबर्स की संख्या जो है 1+5 कर दी गई थी। 5 जो है मेंबर्स थे और एक कौन था, तो गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल +5 मेंबर्स,
ये कर दिया गया था। फर्दर ये भी ध्यान रखना है कि 1874 में इसको इंक्रीज करके 1+6 कर दिया गया था। 1874 में इसको बढ़ा के 1+6 कर दिया गया था, है ना? तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स कितना है, तो 5 है, 7 नहीं है। गवर्नर जनरल को मिला लेते हैं तो 6 हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो है क्या कह रहा है, फॉर लेजिस्लेटिव वर्क नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स कुड बी मिनिमम। अच्छा, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाती है तो उसके लिए क्या रूल बना था? उसके लिए रूल ये बना था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो शामिल होगी ही, ये 1+5 मेंबर्स तो रहेंगे, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसमें शामिल होगी। इसके अलावा एक मेंबर जो है कमांडर इन चीफ शामिल होता था, कमांडर इन चीफ शामिल होता था। और एक अगला मेंबर कौन होते थे, तो 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स, जिनको हम लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कह सकते थे, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कह सकते हैं, है ना? इनको शामिल किया जा सकता था एंड दे वर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल। इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल द्वारा किया जाना था। इस पूरे को, है ना, यानी कि मैक्सिमम कितना, तो 12, एक 13 और 6 19, है ना? इस पूरे को हम क्या कहते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे। इसमें मिनिमम 6 सदस्य हो सकते थे और 12 मैक्सिमम हो सकते थे। और ये कौन थे, तो ये एडिशनल मेंबर्स थे जिनका काम क्या था कि जब ये कानून बनाए तो उनको सलाह देना, उनको एडवाइस करना, है ना, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में चर्चा करना, साथ में बैठना। क्लियर है? तो इसी को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, सही है। और तीसरा कह रहे हैं कि नो डिफरेंशिएशन वाज मेड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स। तो हाँ, सेंटर और स्टेट के बीच में सब्जेक्ट्स जो हैं बांटे नहीं गए थे अभी, ऐसा कोई सच डिवीजन नहीं आया था। ये डिवीजन कब होगा, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में किया जाएगा पहली बार। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। पहला वाला गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी, 2 एंड 3। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। ये तो हमको ध्यान रखना है कि ये कब हुआ। सोच लीजिए आप, 2-4 सेकंड का समय लीजिए और सोच के, ठीक है, आई होप कि आपने करेक्ट सोचा होगा। ये कब ये अधिकार मिला लेजिस्लेटिव काउंसिल को टू डिस्कस द बजट, तो ये 1892 में मिला। और डिस्कशन का अधिकार अधिकार तो मिल गया, है ना, राइट टू डिस्कस ये तो मिला, लेकिन वोटिंग का राइट नहीं मिला था। 1892 में वोटिंग करने का अधिकार नहीं मिला था। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार नहीं मिला था। क्वेश्चंस पूछने का अधिकार था, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार नहीं मिला था, ये ध्यान रखेंगे। वैसे क्वेश्चंस पूछने का अधिकार था, एक क्वेश्चन पूछ सकते थे। क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव कुड बी आस्क्ड विद 6 days ऑफ एडवांस नोटिस। रूल क्या था, 6 days ऑफ एडवांस नोटिस, या नोटिस ऑफ इन इन एडवांस ऑफ 6 days, ऐसे कह सकते हैं। तो 6 दिन पहले से नोटिस दे के क्वेश्चन पूछा जा सकता था, लेकिन उस क्वेश्चन का जब जवाब मिलेगा तो उसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाज़त नहीं थी। बजट पे डिस्कस कर सकते थे लेकिन वोटिंग करने की इजाज़त नहीं थी। आंसर हो जाएगा आपका इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1892। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ये भी आसान सवाल है। हम एक इस पे सोचते रहिए आप। एक वो मिलता है कि भारत के पार्टीशन का सीड, सीड ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, द सीड ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया किसको मानते हैं हम, तो इंडिया काउंसिल्स एक्ट, इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1909 को ही मानते हैं हम। इसी को हम पार्लियामेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। और इसमें पहली बार क्या कहा गया, तो इसमें पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट कहने का मतलब कि कुछ सीटें जो हैं किसके लिए की गई थी, तो फॉर मुस्लिम्स। रूल क्या था कि कुछ सीटें वेर टू बी रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स, और जो सीटें रिजर्व की जाएंगी, मान लीजिए कि एक सीट है ए और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे प्रकार के लोग रह रहे हैं, तो इस सीट को रिजर्व कर दिया गया अगर मुस्लिम के लिए, तो कैंडिडेट, इसका अर्थ क्या हुआ कि कैंडिडेट विल बी अ मुस्लिम, कैंडिडेट मुस्लिम होगा। और
इस मुस्लिम कैंडिडेट को चुनने वाले इलेक्टर्स जो होंगे वो भी केवल मुस्लिम होंगे यहाँ, और बाकी जो पॉपुलेशन रह रही है वो इस इलेक्शन में भाग नहीं लेगी। इसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं कि इलेक्टर्स वुड आल्सो बी ओनली मुस्लिम्स। तो उस क्षेत्र के केवल मुस्लिम लोग जो हैं एक मुस्लिम कैंडिडेट को चुनेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। और चूंकि जो इलेक्टोरेट है, जो चुनाव कर रहे हैं जो लोग, उनको बांट दिया गया कम्युनल लाइंस पे, इसीलिए इसको हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ये पहली बार कब शुरू हो रहा है? तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में 1909 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड? किस एक्ट के माध्यम से फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज क्रिएटेड? तो इस पे ध्यान रखना है कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, या कह लें कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का कॉन्सेप्ट पहली बार कब आता है? तो 1935 में आया। पहली बार कब आया? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से आया। तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, जब भी होगा कि कोई फेडरल सुप्रीम कोर्ट, फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, फेडरल नाम आएगा तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उस लिहाज से इसमें चूंकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल? किस एक्ट के माध्यम से सेंट्रल लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी? ये हम जानते हैं ना। सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि प्रोविंशियल लेवल पे जो डायरकी है वो पहली बार कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो 1919 में की गई थी, और एबॉलिश कर दी गई थी 1935 में। 1935 में ये एबॉलिश कर दी गई थी, और 1935 में जो प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी थी उसको एबॉलिश करके इसको सेंट्रल लेवल पे लागू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से। डायरकी कहने का मतलब क्या था? कि जो भी विषय, चाहे प्रोविंस को या सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए थे उनके पावर में, उन सब्जेक्ट्स को भी फर्दर 2 भागों में बांट दिया गया था। वो हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट, उसमें इसमें कुछ सवाल होंगे शायद डिस्कस करने को मिलेगा। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ये इनमें से कौन से स्पेशल फीचर्स हैं, प्रिंसिपल मेन फीचर्स हैं? द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, ठीक है, पहली बार डायरकी लागू किया गया था, पहला ठीक है। दूसरा कह रहे हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, यह भी हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम्स के लिए कब लागू किया गया था? तो 1909 में। और 1919 में किसके लिए दिया गया था? तो सिख्स के लिए दिया गया था, सिखों के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए किया गया था, एंग्लो इंडियंस, एंड ऑल्सो फॉर द यूरोपियंस। इन सभी को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। मुस्लिम्स के लिए 1909 में ही कर दिया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है उस लिहाज से गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। तो अभी हम लोगों ने देखा ना कि पहली बार जो है एक ये जो लिस्ट बांटने का, कि सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट की जितनी भी पावर्स हैं, जैसे आज के समय में हम देखते हैं ना शेड्यूल नंबर 7 में जो डिवीज़न किया गया है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो इस तरीके का डिवीज़न जो है ये पहली बार कब किया गया? तो 1919 में किया गया। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, कि अब सारे कानून, सारे लॉ, सारे लेजिस्लेशंस केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, बल्कि प्रोविंसेस को भी कुछ सब्जेक्ट दे दिए गए, डिवॉल्व कर दिए गए कि इन सब्जेक्ट्स पे आप लॉ बनाएंगे, आप कानून बनाएंगे। तो ये 1919 में हुआ। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है और तीसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कि 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। प्रिंसिपल ऑफ डायरकी है क्या? पहला कह रहे हैं कि डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटर इन टू हाउस, सेंट्रल लेजिस्लेचर को 2 हाउसेस में बांट देना। नहीं, इसको हम क्या कहते हैं? बाई कैमरलिज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाई कैमरलिज्म कहते हैं। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, यानी कि 2 गवर्नमेंट्स, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये भी डायरकी नहीं है।
तीसरा है कि हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर्स, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली, ये भी सही नहीं है। तो चौथा ऑप्शन है कि डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज, यानी कि कुछ कुछ विषय या कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, जिसको हम सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, और इस सेंट्रल लिस्ट के अलावा एक प्रोविंशियल लिस्ट होगी जिस पे कानून बनाने का अधिकार प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का होगा। लेकिन ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनको भी फर्दर 2 भागों में बाँटा गया। एक पार्ट था जिसको हम ट्रांसफर्ड कहते हैं और दूसरा पार्ट था जिसको हम रिज़र्व्ड कहते हैं। ट्रांसफर्ड कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन चलाता है, तो गवर्नर चलाता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हेड कौन है, तो गवर्नर है। ये ध्यान रखना है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा, गवर्नर लेगा। प्रोविंशियल लिस्ट पे जितने भी लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं और एग्जीक्यूटिव मैटर्स हैं, उन सब पे डिसीजंस कौन लेगा, गवर्नर लेगा। लेकिन इसमें व्यवस्था ये की गई कि इस लिस्ट को 2 भागों में बांट दिया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। ये कहा गया कि जितने सब्जेक्ट रिजर्व्ड में हैं, उन पे सारे डिसीजंस गवर्नर लेगा। कैसे? तो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से लेगा। उसमें किसी चुने हुए मंत्री की सलाह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होंगे, इन पे भी डिसीजन कौन लेगा, गवर्नर लेगा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड मिनिस्टर्स। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, लेकिन ऑन अ लिमिटेड स्केल। सब्जेक्ट्स लिमिटेड थे, बट कुछ हद तक एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना 1919 में की गई। कहाँ पे की गई? प्रोविंसेस में की गई। सेंट्रल लेवल पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। तो 13 है ना, कि डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 14th है ये, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। अब वही वही अभी से जस्ट पहले जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, कौन कौन से थे। पहला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, दूसरा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको ट्रांसफर्ड में रख रहे हैं, है ना, या ठीक है। और तीसरा है, कह रहे हैं कि लैंड रेवेन्यू, या एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, चलिए। तीसरा है लैंड रेवेन्यू और चौथा है पुलिस। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि क्या क्या हैं सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं रिजर्व्ड कैटेगरी में थे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं ट्रांसफर्ड की कैटेगरी में थे। एक नया ऐड कर लेते हैं हम, आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर हम ऐसे देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे थे, तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी थी, रिजर्व्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि वो सब्जेक्ट्स जो गवर्नर जनरल अपने एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स की वजह की सहायता से हैंडल करता है। उसमें क्या क्या थे? तो लॉ एंड ऑर्डर था, लॉ एंड ऑर्डर था, और लॉ एंड ऑर्डर में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, पुलिस भी और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी, ठीक है, ये दोनों आ जाते। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है गवर्नर जनरल के रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में था। उसके अलावा और क्या था? तो फाइनेंस था, लैंड रेवेन्यू था, फाइनेंस था, लैंड रेवेन्यू था, इरिगेशन था, इरिगेशन, इरिगेशन के अलावा प्रेस, है ना, प्रेस, इसके अलावा प्रिजन्स हो गए, ये लॉ एंड ऑर्डर का ही पार्ट हो गया, प्रिजन्स हो गए। फॉरेस्ट्स भी जो हैं ये भी रिजर्व्ड कैटेगरी में थे, और लेबर डिस्प्यूट्स ये भी जो हैं रिजर्व्ड कैटेगरी में थे। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो रिजर्व्ड कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल मैटर से जुड़े हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं। जो ट्रांसफर्ड कैटेगरी थी, जो ट्रांसफर्ड कैटेगरी थी, इस कैटेगरी से जुड़े हुए कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? इसका मतलब ये था, ट्रांसफर्ड कैटेगरी कहने का मतलब ये था कि ये वो कैटेगरी थी जिसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रखे गए थे जिन पे डिसीजन तो गवर्नर जनरल लेता, लेकिन इलेक्टेड मिनिस्टर्स की एडवाइस पे लेना था उसको। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स थे? एक सब्जेक्ट हो गया आपका एजुकेशन था, एजुकेशन था, हेल्थ था, पब्लिक वर्क्स थे,
यानी कि पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स थे, एग्रीकल्चर था। देखिए इरिगेशन जो है रिजर्व्ड कैटेगरी में है, लेकिन एग्रीकल्चर किस कैटेगरी में है, तो ट्रांसफर्ड कैटेगरी में है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी, ये भी ट्रांसफर्ड कैटेगरी में था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है ये भी, ऐसे ही कई सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ट्रांसफर्ड कैटेगरी में था। तो हम बेसिकली क्या देख सकते हैं कि जितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट तो हैं लेकिन जिनसे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होना है, वो ट्रांसफर्ड कैटेगरी में थे। और जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले और ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्थायी स्टेबिलिटी देने वाले जितने सब्जेक्ट्स थे, वो रिजर्व्ड कैटेगरी में रखे थे। तो हम ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है गवर्नर जनरल के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, और जो अंग्रेज़ों को लगता था कि नॉन इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं, वो रिजर्व्ड कैटेगरी में थे। और ये जो है इलेक्टेड मिनिस्टर्स के माध्यम से, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स के माध्यम से रूल किए जाने थे या एडमिनिस्टर किए जाने थे। तो क्वेश्चन पे लौट आते हैं कि ये मैंने कहा ना कि ये एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो यहाँ आपको आंसर इनडायरेक्टली पता चल गया था। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में क्या-क्या थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस था, लैंड रेवेन्यू था और पुलिस था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये ट्रांसफर्ड कैटेगरी में था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी 1, 3 एंड 4। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21। ये कह रहे हैं कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, इसके माध्यम से 21 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने की बात की गई थी। ये रिकमेंडेशन थे। पहला स्टेटमेंट सोचिए सही है गलत। दूसरा कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेचर। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए। ओके, तो आई होप कि सही सोचा होगा आपने। एक बार डिस्कस करते हैं इसको। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि 1919 में सभी वुमेन को 21 साल से ऊपर की जितनी एज वाली वुमेन हैं उनको वोटिंग राइट्स देने की बात की गई थी, तो ऐसा नहीं था। ये ध्यान रखना है कि 1919 में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड। डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे 1919 में। लेकिन ये डायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं ये वोटिंग राइट्स सबको नहीं मिले थे। लिमिटेड फ्रेंचाइज थी उस समय। लिमिटेड फ्रेंचाइज कहने का मतलब कि बहुत कम लोगों को ही वोटिंग करने का अधिकार मिला था। और ये जो फ्रेंचाइज थी, वोटिंग राइट्स थे, ये कई चीज़ों पे डिपेंडेंट थे। वोटिंग राइट्स कई चीज़ों पे डिपेंडेंट होने का मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी पे, है ना, एजुकेशन पे, सोशल स्टेटस पे, ये सारी चीज़ें थीं जिन पे वोटिंग राइट्स जो हैं आधारित थे। तो ऐसे समझ सकते हैं कि वोटिंग का अधिकार तो मिला, लेकिन बहुत लिमिटेड था, और महिलाओं को 21 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को वोटिंग राइट देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा कोई रिकमेंडेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा हम देखते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेचर। ये ध्यान रखना कि सही है। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि 1919 वाला केस देखा कि 1919 में सिखों को मिला, इंडियन क्रिश्चियंस को मिला था, इसके अलावा यूरोपियंस को मिला था, एंग्लो इंडियंस को मिला था, एंग्लो इंडियंस को मिला था। और इसी प्रकार के सेपरेट इलेक्टोरेट या रिजर्वेशन 1935 में किसको मिला, तो डिप्रेस्ड क्लासेस को, दलितों को मिला, है ना, दलित्स, डिप्रेस्ड क्लासेस को। और किसको मिला, तो वुमेन को मिला और लेबर्स को मिला था। तो ये ध्यान रखेंगे। ये जो कम्युनल अवार्ड था रैमसे मैकडोनल्ड का, उसमें 1919 वाला लागू किया गया और ये नए जोड़े गए थे 1935 में। तो दूसरा वाला सही है हमारा। आंसर क्या हो जाएगा, टू ओनली, बी आंसर होगा, टू ओनली। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 provided for a separate examination for the Indian civil services which was to be held in India. और इंडियन civil services in the Indian civil services 1941 the percentage of Indians was more as compared to the Europeans। ये यूपीएससी का सवाल है, सोच लीजिए क्या आंसर होना चाहिए। पहला कह रहा है कि 1919 में पहली बार
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से इंडिया में भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कराने की बात की गई। और दूसरा कह रहा है कि 1941 में इंडियन जो सिविल सर्वेंट्स थे उनका परसेंटेज यूरोपियन सिविल सर्वेंट्स से ज़्यादा था इंडिया में। क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं हम इस पे? तो एक चीज़ समझिए कि अगर हम हिस्ट्री देखें इंडियन सिविल सर्विसेज की, तो वैसे तो क्या जानते हैं हम कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज हम किसको कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज या सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसको हम कहते हैं भाई? सिविल सर्विसेज इन इंडिया तो कॉर्नवालिस को कहते हैं ना, कॉर्नवालिस को। और 1793 में कॉर्नवालिस कोड आया था, है ना? कॉर्नवालिस कोड आया था और इसी कॉर्नवालिस कोड में पहली बार रेवेन्यू और है ना सिविल सर्विसेज को जुडिशरी से अलग करने का काम किया था कॉर्नवालिस ने, तो वो आप जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉरी 1853 में पहली बार चार्टर एक्ट 1853 में, है ना, ये किया गया। अच्छा, इससे पहले ये भी हम लोगों ने देखा था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई, तो ये भी हुआ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार एक ओपन कंपटीशन जो है इंडिया में लागू करने की बात की गई थी। बट अभी भी जो है इंडियंस बहुत छोटे रोल्स में थे और एक्चुअल आईसीएस और आईएएस बनने की कैपेसिटी में नहीं थे। 1861 में कैनिंग के दौरान एक एक्ट आया था जिसको हम इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट कहते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आया था कब? तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के दौरान। और इस एक्ट में जो है इंडियंस के लिए पहली बार एग्जामिनेशन और उन सब की व्यवस्था की गई। और उसी के बाद फिर 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने जो है एग्ज़ाम पास किया, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और फिर एक साल की ट्रेनिंग होगी और 1864 में जो है इन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइंड द आईसीएस या इंडियन सिविल सर्विसेज, ज्वाइन किया इन्होंने। और क्या देखते हैं हम कि 1919 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इस एक्ट में ये कहा गया कि साइमल्टेनियस एग्जामिनेशंस होंगे। और साइमल्टेनियस कहने का मतलब कि एक साथ एग्जामिनेशंस होंगे। कहाँ-कहाँ पे? तो लंदन में भी होंगे और इंडिया में भी होंगे, एक ही साथ एग्जामिनेशंस होंगे, है ना? तो ये साइमल्टेनियस एग्जामिनेशंस की बात जो है 1919 में की गई। और पहली बार साइमल्टेनियस एग्ज़ाम कब हुआ? तो 1922 में हुआ और इलाहाबाद में हुआ। आगे चल के फिर ये दिल्ली में होने लगा। और उसके बाद एक कमीशन स्थापित किया गया था जिसको हम ली कमीशन कहते हैं। इसने जो है ली कमीशन ने भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित करने की रिकमेंडेशन दी थी। तो इसके रिकमेंडेशन के आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन लागू किया गया था। और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कहाँ पे? तो दिल्ली में जो है इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। और उसके बाद हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। एफपीएससी कह लो उसको। यही आगे चल के जो है हमारा यूपीएससी बन गया। तो ये हिस्ट्री है, एक दो चीज़ें इसमें छोड़ दें तो मोटा मोटा सिविल सर्विसेज की यही हिस्ट्री है अपने देश में। तो क्वेश्चन पे लौट आते हैं कि सवाल क्या था हमारा? सवाल था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रोवाइड किया एक सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विस विच वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया। ये पहला वाला सही है। और दूसरा कह रहे हैं कि इन द इंडियन सिविल सर्विसेज 1941। तो हाँ, ये भी एक फैक्चुअल वो है बस, बट इतना ध्यान रखना कि 1941 तक जो है परसेंटेज ऑफ इंडियंस वाज मोर एज कम्पेयर टू द यूरोपियंस इन इंडियन सिविल सर्विसेज, है ना। तो दोनों आंसर आपके, दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विद 120 मेंबर्स वाज क्रिएटेड। अब ये भी एक है ना क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखेंगे कि 1919 में 1919 में किंग एम्परर या कह लें कि जो अंग्रेज़ों के राजा थे, एम्परर ऑफ इंडिया भी कहते थे उनको हम लोग, है ना। तो किंग एम्परर नाम था जॉर्ज फिफ्थ,
जॉर्ज द फिफ्थ। और यही जॉर्ज द फिफ्थ के ही आने पे आप ध्यान रखेंगे कि 1911 में ये इंडिया आए थे, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, है ना, मुंबई वाला, इन्हीं के आने पे। तो ये जॉर्ज फिफ्थ का एक प्रोक्लेमेशन था। प्रोक्लेमेशन कहने का मतलब एक घोषणा पत्र था। इसके माध्यम से एक संस्था बनाई गई थी जिसको हम चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहते थे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहते थे। ये 1919 के एक्ट के माध्यम से, है ना, एक्ट में इसकी व्यवस्था की गई थी। ऐसा बनाने की व्यवस्था किसमें की गई थी? तो एक्ट ऑफ 1919 में, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, उसमें की गई थी। और ये बनाया कब गया, ये प्रोक्लेमेशन कब आया? तो 1921 में। तो ये जो है क्रिएटेड ऑफिशियली कब क्रिएट किया गया इनको? तो ऑफिशियली क्रिएट किया गया इनको, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को, 1921 में। इसमें 120 मेंबर्स थे और इट वाज एन एडवाइजरी बॉडी। ये क्या थी? एक एडवाइजरी बॉडी थी जिसका काम क्या था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो इंडियन प्रिंसेस हैं, देसी रियासतें हैं, उनके बीच के संबंध कैसे होंगे, उनके अधिकार क्या होंगे, है ना, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स, उनके राइट्स, प्रिविलेजेस, है ना, उनके कंसर्न्स, ठीक है, इन सब पे चर्चा करना और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एडवाइस करना, यही इनके काम थे। क्लियर है? तो इसको हम चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहते हैं। कब बना? ये 1921 में बना। और किस अधिनियम के माध्यम से बना? तो एक्ट ऑफ 1919 के माध्यम से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या वॉज वर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? अच्छा, इसमें देखो, इसमें कितना, ये सोच लीजिए क्या आंसर होगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से इलेक्शंस जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आधार पे हुए थे। तो आंसर क्या होगा इसमें कि 1926 वाला इलेक्शन तो 1919 के ही आधार पे हुआ भाई, है ना। लेकिन यहाँ ट्रिक क्या है कि जो 1945 वाला, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, इसमें एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी। एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी और ये कहा गया था कि इस ऑल इंडिया फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट शामिल होगी, प्रोविंसेस होंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट्स होंगे। ये सारे मिलके एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। तो ये कहा गया था, है ना, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। लेकिन ये कभी आया नहीं, है ना, ये कभी लागू ही नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। कारण क्या था? कि प्रिंसली स्टेट्स राजी नहीं हुए। तो सेंट्रल लेवल की जो सरकार है वो 1919 के एक्ट के ही माध्यम से चलती रही, है ना। 1919 के एक्ट के माध्यम से, उसी के बेसिस पे चलती रही। 1935 वाला एक्ट लागू नहीं हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और प्रोविंसेस में, जो प्रोविंसेस थे, इनको 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली 1935 में। तो जब इनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली तो उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के बेसिस पे इलेक्शन कराया गया। कब इलेक्शन कराया गया? 1937 में। लेकिन आपको पता है कि 1939 में ये जितनी भी सरकारें थीं कांग्रेस की, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दे दिया तो राज्यों में फिर से वही 1919 वाला ही रूल फिर से लागू हो गया प्रोविंसेस में, जब सरकारों ने इस्तीफा दे दिया तब। और उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ 1945 में, तो ये अगला चुनाव 1937 वाला याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के माध्यम से हुआ। लेकिन 1926 और 1945 वाला जो है, ये दोनों 1919 के एक्ट के माध्यम से लागू किए गए थे। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा कि ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1919 और 1926 और 1935, 45, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए एंड सी, है ना। कहाँ गया? सी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अभी हम लोगों ने चर्चा की कि ये जो फेडरेशन बनाना था, इसमें रेजिडरी पावर्स किसको मिलने थे? तो ध्यान रखेंगे कि रेजिडरी पावर्स किसके होने थे। आज के समय में जब हम शेड्यूल नंबर 7 में लिस्ट देखते हैं ना, कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और उसके बाद
कंकरेंट लिस्ट। तो जो रेजिडरी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन 1935 के फेडरल है ना इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से रेजिडरी पावर्स जो है वो गवर्नर जनरल्स के पास होनी थी। क्लियर है, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन द constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935। कह रहे हैं कि जो भारत की कॉन्स्टिट्यूंट हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से निम्न में से कौन सी चीज़ नहीं ली गई है या कौन सी चीज़ नहीं आई है। तो इसको ऐसे देखेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री ये तो नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देश के लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की व्यवस्था तो नहीं की गई थी। ये कब होगी? तो ये पहली बार 1945 में जब लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर दिया था, तब जाके अंग्रेजों ने पहली बार एक्सेप्ट किया कि भारत को एक अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार होगा। अगस्त ऑफर, ठीक है, उसमें जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था करने का आश्वासन पहली बार अंग्रेजों ने दिया था 1940 में। उससे पहले इसकी चर्चा भी नहीं की थी अंग्रेजों ने। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा देखेंगे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये तो ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट था ही, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हुई थी ना, तो उसमें जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और हम जानते हैं कि सरकारें भी बनी थी राज्यों में, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई थी, तो वो ठीक है। इन्विसेजिंग स्कीम ऑफ फेडरेशन, ये भी हम जानते हैं कि फेडरेशन की स्कीम बनाई गई थी, वो भी ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स टू द लेजिस्लेचर, ये भी ठीक है, ये भी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट देखिए कि व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट। बहुत आसान सवाल है। कह रहे हैं कि इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, गलत है। इट इज पार्टीशन ऑफ इंडिया, गलत है। अबॉलिश द नेटिव स्टेट्स, गलत है ना। आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है ना, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। बर्मा फ्रॉम इंडिया, अच्छा, बर्मा जो है लॉर्ड डफरिन के समय से, डफरिन कहने का मतलब डफरिन के ही समय पे आप देखते हो कि कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। तो डफरिन के समय से 1885-86 के बाद से बर्मीज एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया के साथ क्लब कर दिया गया था। बर्मीज एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्लब्ड विद इंडिया, और इसको जो है सेपरेट करने का काम कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे कि 1935, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के माध्यम से बर्मा का एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया गया। 85-86 से लेकर 1935 के बीच में बर्मा का एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया के साथ ही चलता था। तो सेम वाइस रॉय, सेम गवर्नर जनरल, सेम बजट, सेम लॉज है ना, कानून, सब चीज़ें एक साथ होती थी, दिल्ली से होती थी। शुरुआत में कलकत्ता, बाद में दिल्ली। तो ये अंतिम सवाल था मेरे ख्याल से। बहुत बहुत धन्यवाद जीएस वॉल्ट बाई संदीप सर से जुड़ने के लिए आप सभी का। एंड आई होप कि आगे की वीडियोस भी आपको पसंद आएंगी और ये वाला भी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ एनीथिंग इज मिसिंग, और you want any reforms or improvements to be made in the video. Thank you so much.